हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली आपके लिए या यूं कहूं तो एक दिन छोड़कर एक दिन आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि काफी खास टॉपिक है आज, जो कि स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाऊंगा कि क्या होता है माध्य विचलन, क्या होता है माध्यिका से लिया गया विचलन, क्या होता है माध्य, क्या होता है मीन, क्या होता है मॉड, क्या होता है बहुलक, कैसे इन सब के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे निकालते हैं वेरिएंस, बहुत कुछ। और सभी लोगों को यही कहूंगा कि वीडियो को कर दीजिए शेयर, क्योंकि आपको आने वाला है काफी मजा स्टैटिस्टिक्स। सही है ना? चलिए, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो मौका आपके पास हमेशा बना हुआ है, लेकिन मौका तभी तक रहता है जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हो। जिस दिन आप ज्वाइन करने लग जाते हो तो मौके को ग्रैब कर लेते हो, और जब तक ज्वाइन नहीं करते हो तो वो मौका ही रहता है बस। ठीक है, तो भैया अच्छा पढ़ना है तो मेरा डिटेल में कोर्स, फाउंडेशन कोर्स आप पढ़ो। CHSL का मेरा कोर्स भी चल रहा है, इसमें अलग से CHSL का भी चल रहा है और एक फाउंडेशन चल रहा है, और अन्य सभी फैकल्टीज के कोर्स भी आपको यहां पर चलते हुए मिल जाएंगे, जो कि चालू है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है और 12 महीने और 24 महीने का कोर्स लेकर हैवे रेफरल कोड में साहिल 10 कोड लगा देना है बिना किसी गैप के। जैसे ही आप साहिल 10 लगाओगे, यू हैव टू अप्लाई द कोड, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यहां पर 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में, और अन्य किसी कैटेगरी में भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो भी आप साहिल 10 कोड लगाकर डिस्काउंट पा सकते हैं। आफ्टर डिस्काउंट ये सभी कैटेगरीज की प्राइस इतने में कन्वर्ट हो जाएगी इस कोड के माध्यम से। चलिएगा और स्टार्ट करते हैं आज की चीजों को। 28 जनवरी आज की तारीख है, और आज हम पढ़ेंगे अनअकैडमी पर बूस्ट योर स्कोर सीरीज कैच द मैथ। ये आपके लिए शानदार सेशन होता है। जो भी विद्यार्थी पढ़कर आ रहा है, पेपर फोड़कर जा रहा है। अच्छी बात तो ये है कि स्टैटिस्टिक्स के वेटेज बढ़ने वाला है। बोले क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कल मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया तो हाइट एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन आ गए, और वो भी उसी पे बेस्ड जो आप पढ़ रहे थे, शैडो पर बेस्ड। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि वो फॉलो अप हो रहा है सारा का सारा। लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको साहिल 10 कोड लगाकर क्या करना है, अप्लाई करना है, और आपको अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस में जुड़ जाना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर SSC एग्जाम में आप जाएंगे, स्पेशल क्लासेस में चले जाएंगे, मेरा नाम सर्च कर लेंगे साहिल खंडेलवाल, मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो करके मेरे नाम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मेरे नाम पे क्लिक करोगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, और यहां पर आपको स्पेशल क्लासेस के टैब में सी ऑल पर चले जाना है। जैसे ही आप सी ऑल पर जाओगे, आपको 8 बजे वाली क्लास देखने का मौका मिलेगा, और आप जरूर देखकर जाइएगा एग्जाम से पहले इन क्लासेस को। प्री प्लान के लिए साहिल 10 एज ए कोड आपको लगाना है, जिससे कि आपका अनलॉक हो जाए, वो कोर्स अनलॉक हो जाएगी क्लास, है ना। 12:30 बजे आज फिर से अलजेब्रा का टेस्ट होने वाला है। जो लोग डेली टेस्ट दे रहे हैं 12:30 बजे वाली यूट्यूब की क्लास में, उनको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। डेली मैं आपको अब अलजेब्रा करा रहा हूं। अब नेक्स्ट मतलब मंडे से आपको कुछ नया टॉपिक आ जाएगा यहां पर, तो यार सीखना ही सीखना है बस। ठीक है, सबसे सटीक एनालिसिस के लिए आपको करना होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चनों को सेंड, फिर मैं कराऊंगा आपको एक परफेक्ट एनालिसिस जो हमेशा कराता आ रहा हूं, और आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए पहले फटाफट से निपटा लेते हैं इन क्वेश्चंस को जो हाइट एंड डिस्टेंस के बाकी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें दे दीजिए पहले आप। चलिए, तो कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु का अनुपात आपको दे रखा है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि आपकी एक मीनार है इस तरह से, तो मीनार की ऊंचाई का रेशो यानी कि ऊंचाई 69 है, और इसके पाद से जमीन पर स्थित कोई बिंदु की जो दूरी दे रखी है उसका अनुपात दे रखा है 23√3। यानी कि अगर आप इसको काटते हो तो पूछा गया है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण हमेशा धरती से बनता है, यानी कि ये थीटा आपसे पूछा गया है। बोले गुरुजी क्या बात कही है आपने? बोले यार ये क्या मानूं? तो मैंने कहा भाई टेंशन नहीं लेने का है, आप आराम से इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि अगर आपका ये रेशो है जो कि हम देख रहे हैं, तो साइड का रेशो कितना निकल कर आ रहा है? साइड का रेशो आ रहा है 69:23√3। आपने 23 से काटा 3 बार, यानी कि √3 अनुपात 1, यानी कि ये आ गया आपका √3 टाइम्स
ये आ गया आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, तो ये आपका जो उन्नयन कोण होगा इट विल बी 60 डिग्री, आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री विल बी और राइट आंसर। अगला ही क्वेश्चन आपके सामने ये है, फटाफट से निपटा दीजिए इन क्वेश्चंस को, टफ नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। चलो जल्दी से मुझे आंसर दो, बिना किसी टेंशन के आंसर दो फटाफट से। तो सर ये बेहद ही अच्छा प्रश्न है, आपने इसके बारे में हमें चर्चा भी कराई है पहले भी, और पूरा मैंने डिराइव भी कराया है कि M और N आपके दो बिंदु हैं एक इमारत के आधार से, यानी कि एक इमारत है उसके आधार से आपका जो A बिंदु है और एक आपका B बिंदु है, ठीक है, मतलब B दूरी पर है ना, क्रमशः A और B दूरी पर हैं दो बिंदु, एक मैंने मान लिया एक M है और एक है ना आपने मान लिया एक M मान लेता हूं और एक मैंने मान लिया N है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है M और N से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण पूरक है, यानी कि M और N जो बिंदु हैं तो उनका जो आपस में जो कोण बन रहा है वो पूरक कोण है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये होगा 90 माइनस का थीटा, ठीक है। चलिए, तो आपसे बोला गया है कि इमारत की ऊंचाई क्या है। सर ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आपने दो तरफ का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर पॉइंट ए की तरफ हो तो भी ए भी होता है, और इसी पॉइंट से बराबर दूरी पर, यानी कि इसी पॉइंट से दूरी नापनी है, वहां पर भी ए भी वहीं से नापते थे इस पॉइंट से, यहां पर भी ए ये है बी ये है, तो आपकी जो हाइट होने वाली है वह √a भी हो जाएगी डायरेक्टली। इस पर प्रश्न आज की या कल की शिफ्ट में पूछा जाएगा, ये मैं अभी कह रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को। क्लियर है भाई साहब, पूछा जाएगा तो बस पूछा जाएगा, तो दिमाग में रखिएगा इन चीजों को, क्योंकि ये बहुत आसान है। जब पूरक कोण आ जाए ना तो आपको हाइट ध्यान में रखना है और इसी पॉइंट से लेना है। इसी पर एक फॉर्मेट और बताया था मैंने कल, एक फॉर्मेट और बताया था, उस फॉर्मेट को भी डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि वो भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि पूरक कोण पर एक फॉर्मेट और आ सकता है आपके लिए, वो फॉर्मेट क्या है जरा देखिए। इस पाद से यहां पर एक पॉइंट है ए दूरी पर है, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो, इसको आप डी मान लो, तो इसी से ही लेना है आपको, इसी यहीं से ही दूसरा जो पॉइंट है बी दूरी पर है, तो हाइट क्या होगी, इसका भी क्या होता है √a भी होता है, अगर ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि ये आपस में क्या हो, पूरक कोण हो, तो इसका भी वही नियम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए, कम ऑन, इसका जवाब दे दीजिए फटाफट से। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना होगा आप लोगों को। दो वृत्त हैं, एक सड़क की विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं, दो वृक्ष हैं, सॉरी दो वृक्ष हैं, एक सड़क की विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं, मैंने मान लिया दो वृक्ष इस प्रकार है, ठीक है। दोनों वृक्षों के बीच की दूरी कितनी है, 400 मीटर है, ठीक है सर, मैंने ये भी मान ली। दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर एक बिंदु स्थित है, अब कोई बिंदु स्थित होगा, आपसे ये नहीं बोला कि मिड पॉइंट, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कोई बिंदु स्थित है, अच्छा मध्य में है, मध्य है, ठीक है, बीच वाला पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट हो गया अपने आप, ये मध्य बोला गया है। वृक्षों की चोटी से एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है, तो यहां पर मैंने मान लिया 45 क्योंकि छोटा ऊंचाई पे है, और ये मैंने मान लिया 60 डिग्री, ठीक है। तो बताइए 45, यदि वृक्ष जो 45 बनाता है उसकी ऊंचाई अगर 200 है, तो वृक्ष की ऊंचाई बताइए दूसरे वृक्ष की, इसकी हाइट बतानी है। देखो भैया ये अगर मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 45 है, तो ये हिस्सा भी 45 होगा, यानी कि 200 ही होगा, तो अपने आप ही मिड पॉइंट हो गया ये, तो ये बचेगा कितना, 200 हो गया। अब ये 30 डिग्री के सामने अगर आपका 200 है तो 60 डिग्री के सामने 200 √3। अब विश्वास मानिए मेरी बात का, कल मैंने आपको फाइल कितने बजे दी थी, कल ये फाइल मैं ऑलरेडी आपको होमवर्क में दे चुका था ना, कल ये फाइल ऑलरेडी मैंने आपको होमवर्क में दे चुका था ना, सुबह 11 बजे, बिल्कुल दे चुका था जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, और उसने केवल इतना वाला पार्ट पूछा है
यहां 200 दे रखा था और ये हाइट पूछ ली थी कल के शाम वाले शिफ्ट में। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो तुम लोग, है ना, पूरी कृपा बनी हुई है, बढ़िया पढ़ते रहो बस। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बना के दो फटाफट। तो कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है कि कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसकी ओर आ रही है, पर्वत की ओर। तो व्यक्ति पर्वत की शीर्ष की तरफ देखता है, यानी कि अगर मान के चलो एक व्यक्ति है वो यहां पर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है, और कोई वो देखता है कि यार एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, एक गाड़ी आ रही है उसकी ओर ही आ रही है, 45 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। पहले तो उसने जब नापा ना कोण तो 45 था, और उसने देखा यार ये तो समान रफ्तार से आ रही है गाड़ी और ये तो आती जा रही है, तो उसको डर लग गया। तो उसने दोबारा जब कोण नापा तो वो लोग 60 डिग्री पे आ चुकी थी वो, तो क्या बात है, यानी कि अब कोण 60 डिग्री बन गया। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 45 और 60 का कॉम्बिनेशन हो गया, ये तो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है। तो क्या बोला जा रहा है कि इसके बाद गाड़ी पर्वत तल तक पहुंचने में कितना समय लेगी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस का परिवर्तन होगा 10 मिनट का समय लगता है, इसके बीच में जो दूरी तय की गई है वो 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि भाई इसके बाद गाड़ी को पर्वत तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। भाई देखो, कहने का मतलब साफ साफ यही है, जितना हम जानते हैं और जितना हमें पता है हम इसको दिमाग से कर सकते हैं। बोले गुरुजी, बोले दूरी तो है ही नहीं। मैंने कहा जरूरत ही नहीं होनी चाहिए दूरी की आपको। बोले क्यों सर? बोले देखो, यहां अगर d दूरी है तो ध्यान रखना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सभी लोग बताएंगे डिस्टेंस बराबर क्या होता है। बोले गुरुजी आपने खूब सिखाया है, स्पीड इनटू टाइम होता है। मैंने कहा सही बात है। अब यहां इसने साफ साफ बोल दिया एक समान चाल से, यानी कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो आपकी दूरी होगी वह आपकी समय के समानुपाती होगी, यानी कि d1 d2 बराबर t1 t2। क्या बात है गुरुजी? अगर ये d दूरी होती है तो ये दूरी कितनी होती है, याद करके बताओ सर। ये होती है d/2√3+1। हाँ सर, याद आ गया। यानी कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि ये d1 है, यानी कि ये d है, और आपको ये निकालना है d/2√3+1, और आपका टाइम लग रहा है यहां पर 10 मिनट, तो यहां टाइम निकालना है आपको। तो भैया सॉल्व कर लो, 2/√3+1 10/t, तो t बराबर हो जाएगा 5 इंटू √3+1, तो 5 इंटू 1.732 इंटू +1 यानी कि 2.732। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, 2.732। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, ध्यान दिमाग में रखो इन चीजों को, क्योंकि पेपर में ये सब आने वाले हैं। और फिर आपको मतलब कितना आसान बता दिया ये कंसेप्ट। तो 13.66 के करीब आ रहा है, तो 13.66 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 अगर मैं निकालता हूं तो लगभग हमारे पास जो हो रहा है ये हो जाएगा अपने पास 13 मिनट 40 सेकंड के करीब, 13 मिनट 40 सेकंड। एक नंबर क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितना प्यारा प्रश्न है। आपको पता है जो डिस्टेंस है वो टाइम के प्रोपोर्शन में चल रही है, और मैंने वही d1 t1 बराबर d2 t2 लगा दिया। 10 दूरी को 10 मिनट अगर समय लग रहा है तो ये दूरी तय हो रही है d, तो ये दूरी क्या होती है d/2√3+1, कल बताया था ना। तो कितने समय में ये दूरी तय होगी, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, इसे कहते हैं क्लासिक क्वेश्चन, आराम से करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति यह पाता है कि उसकी तरफ आ रही एक नाव का 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कर सकते हो भैया, आसानी से कर सकते हो, बस सोचो तो सही, करने की सोचो, बस आप करने की सोचिए बस यार। क्वेश्चन बहुत आसान है,
मैंने आपको कई दफा बताया है कि बस हिम्मत रखिए, अपने आप हो जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन पता है आपको, बिल्कुल पता होना चाहिए। समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति, यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, जो भी है, उसकी तरफ आ रहा है एक नाव, नाव आ रही है चलकर यहां से, ठीक है, एक नाव चलकर यहां से यहां आ गई, तो उसका जो कोण है वह 30 डिग्री से कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। अन्य कोण अवनमन कोण बराबर ही होते हैं, ठीक है, और 10 मिनट में ये दूरी तय हो रही है। तो बताओ किनारे तक आ जाएगी, कितना टाइम लगेगा, जल्दी से बताओ सॉल्व करके। तो सर आपने कितनी बार बताया है, यहां अगर d दूरी तय करता है तो यह से यहां तक की दूरी d/2 ही तो होती है। तो d दूरी को तय करने में एक समान चाल है तो 10 मिनट लग रहे हैं। तो किनारे तक यहां तक आने में कितना समय लगेगा आपको पूछा गया है, तो आपको केवल और केवल इस भाग का आंसर देना है, 5 मिनट लगेगा, आधा समय। तो नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी, तो नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी, 5 मिनट में। आपसे टोटल टाइम नहीं पूछा, कल एक क्वेश्चन कराया था टोटल टाइम वाला था, यहां पर सिंपल पूछा है कि भाई कितनी देर में आ जाएगी, ठीक है। तो आपसे यहां टोटल टाइम नहीं पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना टाइम लगेगा ना, यहां स्थिति से पूछा गया है कि किनारे तक कितनी देर में आ जाएगी। तो डी दूरी अगर तय करती है तो 10 मिनट लग रहे हैं, तो एक समान चाल से d/2 को तय करने में 5 मिनट लगेंगे। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे, केवल और केवल जो लोग यहां पढ़ रहे हैं वो करके आ सकते हैं। मतलब औरों को आता होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये फ्रेश कंटेंट है आपके लिए। फ्रेश कंटेंट का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट चीज जो आपको देखते ही बन जाएगा। जैसे कि कल एक शैडो वाला क्वेश्चन आया था, अब जो बच्चा सुबह क्लास में क्वेश्चन करके गया है उसने 2 मिनट में देखा होगा 14 से 28 और 8 से 16, 2 मिनट में कर दिया होगा। तो फायदा इस चीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए, करके बताइए। अब d/2 कैसे पूछ रहे हैं ना, समस्या है, पढ़ते नहीं हो रेगुलर। चलो जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा एक खंभा 1/1:9 में विभाजित किया जाता है। तो निचला भाग ऊपरी भाग से छोटा है, दोनों भाग जमीन के आधार पर 15 मीटर दूर किसी जगह से समान कोण बनाते हैं, तो खंबे की लंबाई बताइए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं डियर, ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, कृपया करके बस इन पे ध्यान दे लो और अच्छे से एक बार तैयार करके चले जाओ, क्योंकि क्वेश्चन क्लासरूम से ही आने वाले हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज भी कह रहा हूं। तो बोला क्या जा रहा है समझना, जमीन के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर खंभा 1:9 में विभाजित है। तो ये आपका एक खंभा खड़ा हुआ है, ये 1:9 में विभाजित है डियर स्टूडेंट। यानी कि यहां पर आपसे जो बात की गई है कि निचला भाग ऊपरी भाग से छोटा है, तो निचला भाग ऊपरी भाग से क्या है, छोटा है, निचला भाग छोटा है और ऊपरी भाग बड़ा है। यानी कि अगर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास D है, तो मैं सिंपल ये कहूंगा ना कि मेरे पास जो AB और BC है उसका रेशो कितना हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा, कि भाई दो बराबर भागों में बांटा है ना मैंने, समझ में आ रही है बात। तो ये आपका सर, ये अगर x है तो ये आपका 9x हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि दोनों भाग जमीन के आधार पर 15 मीटर दूरी किस 15 मीटर दूरी पर है, यानी कि दोनों ही भाग अपने 15 मीटर की दूरी पर है जमीन के आधार से, ठीक है सर। तो आपका जो अपने वाला जो सीढ़ी दे रखा है वो 15 आ गया, ठीक है। अब आपसे मैं कह सकता हूं कि समान कोण बनाते हैं आपस में, यानी कि एक तरीके से क्या हो गए, एक तरीके से ये क्या हो गए, बराबर अगर कोण बनाएंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। अरे हाँ या ना बोल दो, एंगल बाइसेक्टर हो गया, बोलो यार। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं क्या सर कि जो इसका इससे अनुपात होगा, किसका, एडी का AB से अनुपात बराबर होगा CD का BC से अनुपात के, CD का BC से अनुपात के। क्या बात है, ये बहुत ही क्लासिक चीज है जो आप सीख रहे हो डियर, क्योंकि यही तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। तो एडी कहां है अपने पास,
एडी का है वो रही, हाँ एडी का एबी से अनुपात, यानी कि अगर मैं एबी और बीसी के अनुपात की बात करूं तो ये हमारे पास एडी निकल कर आ जाएगा यहां से। तो जो कि एडी कितना निकल कर आ रहा है, एबी इंटू सी डी अपॉन बी सी। तो एबी कितना है 9, सी डी कितना है 15 नम्मा 135 बटे 1 है ना। तो यानी कि हमारे पास जो एडी निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 135 निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया 135। अब अगर ये 135 निकल कर आ गया तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते हो, क्या लंबाई नहीं निकाल सकते हो क्या? बोलो सर क्यों नहीं निकाल सकते? अब इसमें कौन सी संकोच की बात है? अंडर रूट 135 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। मेरे सॉल्व करने की इच्छा नहीं है कि मैं 135 का स्क्वायर करने बैठ जाऊंगा, मैं नहीं बैठने वाला, मैं आराम से इसको सॉल्व करूंगा। बोले कैसे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 150 और ए माइनस बी लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 120। अब सॉल्व कर सकता हूं तो यहां से 10 बाहर आ जाएगा और यहां से अपने सामने 10 बाहर आ गया, ठीक है। और पूरा निकालना है ना, ये अपन को पूरा ही निकालना है ना, ठीक है। तो यहां से अपना 10 बाहर आ गया और यहां से अपना और क्या बाहर आ सकता है, 3 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया, अंदर 5 बचेगा। तो 60√5 आंसर आ गया। 60√5 आपका राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा? 60√5 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को कहते हैं क्लासिक क्वेश्चन। अगर आपके पेपर में कुछ भी टफ आता है, जैसे कि आप सोचते हो कभी कभार, तो ये टफ नहीं है, ये वो देगा। और मैं आपको पहले ही करा रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज मैं आपको पहले ही करा रहा हूं। बाद में अगर पेपर में आती है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड तो गलत मत करके आना। कुछ लोगों को लगेगा कि यार कोई और आसान मेथड बताओ। तो देखो दोस्तों, हर क्वेश्चन ये वाला नहीं होता है ना, हर क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, हर तरह के क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे। अगर एक स्टूडेंट हो तो तैयार रहो इन चीजों के लिए, है ना, वरना फिर सीखना ना सीखने में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा पढ़ाने वाले ही बहुत कम है ना। आसान चीजें तो मैं पढ़ा दूंगा और आपको अच्छी भी लगेंगी और समझ में भी आएंगी, लेकिन तैयार मुझे हर चीज के लिए करना है। तो कृपया करके ध्यान दें इन चीजों पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, जल्दी से मुझे आंसर दो, टाइम नहीं है, फटाफट से करो, फिर वो स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो सर ये कैसे करेंगे? दीवार के सहारे एक लगी हुई एक सीढ़ी भूमि से, यानी कि दीवार के सहारे एक लगी हुई सीढ़ी भूमि से क्या कर रही है, थीटा डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? थीटा कोण बनाती है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होगा स्वतः तौर पर। वेरी गुड। तो सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 7.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 बराबर अगर 7.5 सेंटीमीटर है तो 1 बराबर 1.5। तो ऊंचाई बताइए, ऊंचाई बतानी है भैया, तो कितनी हो जाएगी ऊंचाई? क्या बात है। तो 12 का 3/2 से गुणा कर दो 1.5 से, 18। तो 6 3 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी का राइट आंसर आ गया क्या? हाँ, सभी का राइट आंसर आ गया। वेल डन गाइज। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन करिए, बलून बेस्ड क्वेश्चन है लास्ट, जल्दी से करके बताइए। चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं ये कहूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ये कल का होमवर्क था जो मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, है ना। चलिए, बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि एक गुब्बारा है, एक समान गति से पी से छोड़ा जाता है। 6 मिनट के पश्चात बिंदु पी से 450√3 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है, यानी कि एक ऑब्जर्वर है जो देखता है। यानी कि यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, गुब्बारा छोड़ा गया, एक बच्चा खड़ा हुआ है और 450√3 की दूरी पर खड़ा हुआ है प्रेक्षक। देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण उससे कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो मान लीजिए समीक्षा बिंदु तथा बिंदु P तक एक ही स्तर है। ठीक है,
यहां से छोड़ा गया है ना, तो गुब्बारे की गति कितनी होगी? भाई देखो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं भाई गुब्बारा उड़कर यहां पर आया है, ये समझ लीजिए आप। तो 6 मिनट में जो गुब्बारा दूरी तय करेगा, 6 मिनट में तय करेगा, 6 मिनट लग रहे हैं, और दूरी कितनी है ये बताओ पहले। तो सर 30 डिग्री के सामने अगर ये है तो 60 डिग्री के सामने इसका भी √3 टाइम्स हो गया, 450 √3 इंटू √3, यही तो होती है। तो 450 इंटू 3, तो आपकी जो दूरी निकल कर आने वाली है वो कितनी निकल कर आ जाएगी? 1350 मीटर। तो 1350 मीटर को आपको किसमें 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में, यानी कि आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी है। तो 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। निकाल दीजिए मीटर पर सेकंड में। 0 से 0 काटा, 3 से काटा आपने कितनी बार? 3 से काटा आपने 2 बार, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटा आपने 15 बार, 3 से काटा फिर मैंने इसको 2 बार, तो 15/4 यानी कि 3.75। तो 3.75 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था डियर, मुझे लगता है काफी अच्छे तरह से आप इन चीजों को सीख सकते हो और आपको स्पीड निकालने वाला क्वेश्चन भी आएगा। तो यहां आपकी पता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को देना पसंद क्यों करता है, मैं उसकी सोच को टच कर पा रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को इसलिए देगा, हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री कवर हो रहा है, और साथ के साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। जब किसी चैप्टर में 3 क्वेश्चन कवर हो, मतलब जब किसी क्वेश्चन में 3 चैप्टर कवर हो रहे हो, उसके आने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपका, एक तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ज्योमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सारे क्लासिक क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं और देखने को भी मिलेंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं, और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि सांख्यिकी क्या होती है। जब कभी भी हम जनगणना करते हैं, जैसे कि भाई सांख्यिकी क्या है, डेटाओं का कलेक्शन है। आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा रहता है, फाइलों में पड़ा रहता है, बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं। आप में से कई सारे विद्यार्थी ने एक्सेल यूज किया होगा कंप्यूटर में, देखा है कभी एक्सेल? देखा है? देखा होगा, आप देखिएगा, अगर नहीं देखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपने खोला हो कभी लाइफ में, तो आपके पता है अब तो एक्सेल आ गया, लेकिन जब पहले जब एक्सेल नहीं था तो जो बड़े बड़े मतलब ऑफिस वर्क हुआ करते थे वो स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हुआ ही करते थे। यहां पर क्या किया जाता है, डेटा का कलेक्शन किया जाता है, फिर उस डेटा को कलेक्ट करके उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, फिर उस डेटा का एनालिसिस करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सारा जो काम होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है। और अगर आपने कभी भी एक्सेल खोल के देखा है अपना, तो उस एक्सेल में जो फॉर्मूले हैं एफएक्स वाले, वो सारे फॉर्मूले उसके अंदर ऐड रहते हैं। आपने कभी देखा होगा, खोल के तो देखिएगा जरूर। जब भी आप कभी भी मीन निकालते हो, औसत निकालते हो, तो उसमें क्या होता है कि ये सारे फॉर्मूले यही वाले ऐड होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले हैं वो सारे उसके अंदर डाले हुए हैं कोडिंग के माध्यम से, तभी हम ये चीजें कर पाते हैं। अन्यथा आप कभी फील करना एफएक्स क्यों आता है, ये वही है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार एक्स आ रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्य, जो सबसे टॉपिक है, एक एक नीट एंड क्लीन पढ़ाने वाला हूं, और आज की डिस्कशन जो मेरा रहेगा माध्य के ऊपर रहेगा। तो भाई चलो सर शुरू करते हैं। आपने पढ़ा दिया माध्य, अब माध्य क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि कोई भी हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, वो क्लास इंटरवल कैसे डिफाइन होगा? क्लास इंटरवल को बोलते हैं वर्ग अंतराल। जैसे कि मैं लिख देता हूं 0 से 15, तो यहां देखिएगा इस वर्ग अंतराल में दो तरह की चीजें होती हैं। बोले क्या होती है? ये होती है आपकी लोअर लिमिट, इसको कहते हैं किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं उच्चतम सीमा। ठीक है, दूसरी चीज आपको निकालना होता है मध्यमान, जिसको कहते हैं मिड वैल्यू। तो किसी भी अगर क्लास इंटरवल की अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो वो मिड वैल्यू किस तरह से लिखी जाएगी वह भी आपको मैं समझाने चाहता हूं। तो प्लीज कृपया करके थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो मिड वैल्यू क्या होती है? मिड वैल्यू होती है किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, यानी कि उस क्लास इंटरवल की निम्नतम सीमा
प्लस उच्चतम सीमा बटे 2। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप अगर ये सोच रहे हो कि इतना सा चुन्नू सा है मीन कि जोड़कर बटे कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो वही आपको पढ़ा सकते हैं जिनको इतना पता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज जो आपके काम आएगी पेपर में। और वाकई में अगर मैं आपको कहूं कि यहां जेएसएम काम आने वाला है तो आप आश्चर्य बिल्कुल भी ना करिएगा। तो जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड क्या है, उसका बेस क्या है और वो कहां से लिया गया है, कोई विदेशी मेथड नहीं है, ये अपना ही है। जब कभी भी हम स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करते हैं तो एक मेथड आता है कल्पित माध्य, पढ़ा होगा आप लोगों ने। कल्पित माध्य ही जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड है। समझ में आ रही है बात? अभी दिखाऊंगा। दूसरी चीज सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की जितनी भी चीज होती है, मीन मॉड मीडियन, वो सब हम यहां एक एक करके सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो किसी भी चीज की हम रेंज आपको बताने वाले हैं, तो रेंज क्या होगी? तो कोई भी अगर क्लास इंटरवल होगा, कोई भी अगर उसकी परास पूछेगा, तो हमेशा याद रखना जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, उस पड़े हुए डेटा का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही आपका क्या होता है? रेंज होता है। उस पड़े हुए डेटा का अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट जो होता है वही आपका क्या होता है? रेंज होता है किसी भी क्लास इंटरवल का। लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि 15 से लेकर 25 तक, तो इसका मुझे आप बताइए एक्स आई क्या होगा, जिसको कहेंगे मध्यमान, मिड वैल्यू। चलिए, तो आप जब इसकी मध्यमान निकालना चाहते हैं और आप इस क्लास इंटरवल का रेंज निकालना चाहते हैं तो क्या कहेंगे बताओ? आप इस क्लास इंटरवल का मध्यमान निकालना चाहते हैं, आप इस क्लास इंटरवल का रेंज निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं आपसे कि सर बहुत ही आसान तरीके से हम कहेंगे कि मध्यमान क्या होता है? 15 अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, यानी कि ये अपने पास निकल कर आएगा 20। तो इसकी क्या हो जाएगी? ये मिड वैल्यू हो जाएगी, मध्यमान हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं रेंज की बात करूं तो 25 में से 15 चले गए तो जो 10 आएगा, ये 10 इसकी क्या हो जाएगी? आपकी परास हो जाएगी दिए गए डेटा की। अब एक बच्चा कह रहा है हिंदी में, सुरेंद्र मध्यमान हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में ये लिखा हुआ है मिड वैल्यू, परास यहां लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो बुद्धि यहां लगाओ। और 15 और 25 को हिंदी में नहीं लिखा जा सकता डियर, ठीक है? तो कृपया करके दिमाग सामने होना चाहिए, फालतू चीजों में नहीं होना चाहिए, फिर सीख भी नहीं पाओगे, है ना? समस्या यही है। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके सामने कोई 36 है, अब 36 की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दे दी 3, 36 की फ्रीक्वेंसी यानी कि 36 की आवृत्ति मैंने आपको दे दी 3, तो आप चीज मुझे बताइए इस आवृत्ति का क्या मतलब है? 36 मेरा कोई डेटा है, अब उसकी आवृत्ति मैंने दे दी 3, तो इसका क्या मतलब है? पहले तो ये समझाइए आप मुझे, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? सर फ्रीक्वेंसी का यह मतलब होता है कि कोई भी डेटा, जैसे कि आपने 36 ले लिया, अब 36 आपका कोई भी डेटा है, अब ये डेटा कितनी बार आया है, उस दिए गए डेटा में यह डेटा कितनी बार आया है, 36 आपको कितनी बार देखने को मिला है? 3 बार देखने को मिला है। और ध्यान रखना, जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, यह सेशन कम से कम 3 से 4 दिन चलेगा स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ऐसा कंठस्थ हो जाएगा कि आपको एक एक जो होती है ना थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस पर, वो भी हो जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू रहना आप 3 से 4 दिन 11 बजे वाली क्लास में, है ना? कल भी क्लास होगी, ठीक है? चलिए, तो ध्यान रखना, कंटिन्यू रहना जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तभी सीख पाओगे, फिर अन्यथा फिर मतलब नहीं है इस क्लास को भी लेने का अगर आप कंटिन्यू नहीं रह पाते हो तो। क्योंकि 36 की फ्रीक्वेंसी अगर 3 है तो 3 आपका 3 बार आ रहा है, 36 मतलब ये है भाई, ठीक है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर इसका मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? तो किसी भी फ्रीक्वेंसी का आपको जब कभी बड़ा बड़ा डेटा आ जाता है ना, तो एक मिलान चिन्ह बनाया जाता है, आपको पता है क्या?
वो मिलान चिन्ह क्या बनेगा? अगर 3 को अगर मैं मिलान चिन्ह के तौर पर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? ऐसा। ठीक है, तो सर मिलान चिन्ह क्या चीज है, एक बार आप हमें बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलान चिन्ह इस तरह से ही आपके लिखे जाते हैं कि भाई जैसे कि मैंने 6 लिख दिया, तो मैंने कोई डेटा दे दिया 12, अब 12 की आपको मैंने फ्रीक्वेंसी दे दी, 12 की मैंने आपको क्या दे दी? फ्रीक्वेंसी दे दी। अब फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दे दी 6, तो इसका मिलान चिन्ह बताइए। 6, इसका मिलान चिन्ह क्या होगा? तो आप 5 बार लाइन को लिख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 3 2 5 और एक छठवीं लाइन आपको क्रॉस लिखनी होती है, तो ये आपका क्या हो गया? मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है, आपको 5 लाइन लिखनी है, फिर छठवीं लाइन जो आपकी होगी वह आपका क्या होगा? मिलान चिन्ह होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिलान चिन्ह को। चलिए अब हम चलते हैं आगे, माध्य की बात हम करने वाले हैं, माध्य की बात हम करने वाले हैं। और ये जो सब चीजें अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत, यानी कि जो भी केंद्रीय प्रवृत्ति होती है उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और मैं पहली चीज स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्या स्टार्ट कर रहा हूं? माध्य, मीन, मीन माध्य इसको बोलते हैं, और समांतर माध्य इसको बोलते हैं। सबको पता है ये सर, लेकिन बताना जरूरी है। अर्थमेटिक मीन, तो सर अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है? सिंपल बताइए। इसको कहा जाता है इस गणित की भाषा में एक्स के ऊपर बार। क्या कहा जाता है? एक्स के ऊपर बार। ठीक है, आपको क्या कहा जाता है? इसके ऊपर एक्स के ऊपर बार। और अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं, ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्स के ऊपर बार। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो दिया गया डेटा आपको दे रखा हो अलग अलग सेग्रीगेटेड करके, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे 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 अगर x की n तक जा रहा है, तो यहां आप क्या करेंगे? इन दिए गए सभी डेटाओं का, ठीक है, चलिए इन दिए गए सभी डेटाओं का, हाँ सॉरी, यहां पर क्या होगा? 4 के बाद होगा ना, 4 के बाद क्रॉस होता है और अकेला जो आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। 4 के बाद क्रॉस होता है, मैंने 5 की काट दिया क्या? 4 के बाद क्रॉस होता है, फिर ये अलग अकेला आता है। ठीक है ना, इसको सही कर लेना है ना मिलान चिन्ह वाले को, कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर 6 है तो इसका मिलान चिन्ह कितना होगा? हर 4 के बाद जो 5वां बनेगा ना, ये भी काउंटिंग में आएगा, तो 5 आपका ये हो गया और 6वां आपका ये हो गया। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस चीज को कि भाई हर 4 के बाद जो क्रॉस बनता है वो सब आपका होने वाला है। यहां पर जो 5वां होता है वो क्रॉस होता है, और 6वां आपका ऐसे बनेगा। इसी तरह से आप हर 4 के बाद बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर 5 का पेयर होता है। मेरे दिमाग में 5 का पेयर था, तो 5 का पेयर इस तरह से बनेगा बंडल। ठीक है, चलिएगा 5वीं वाली लाइन उसको काटती है। ठीक है ना, ध्यान रखना यार, वो मेरे गलती में कट गया होगा वो, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, अगर x की xn तक जा रहा है तो अपॉन n करने का मतलब आपका क्या होता है? माध्य होता है। सर ये तो बहुत सिंपल है, ये हमें पता है। तो यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि दिए गए डेटा का सम अपॉन नंबर। तो आपका जो माध्य होता है वो सिंपल होता है सम अपॉन नंबर्स, तो ये आपका माध्य हो जाएगा। तो पहली डेफिनेशन आपकी माध्य की ये क्लियर हो गई भाई। चीजें क्लियर हैं आपके लिए? आपकी माध्य की जो पहली डेफिनेशन है वो ये क्लियर हो गई। लेकिन कभी कभी आपको क्या दे दिया जाएगा? आपको x दे दिया जाएगा, आपको f दे दिया जाएगा। सुनिएगा मेरी बात, आपको x दे दिया जाएगा और आपको f दे दिया जाएगा, तो माध्य निकालना होगा। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, आपको मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी। ठीक है, f1 f2 f3 f4 एंड सो ऑन।
तो मैंने आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे दी इनकी। तो अगर आपको माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, सामान्य डेटा का तो आपने निकालना सीख ही लिया, जो भी आपका सामान्य डेटा था आपने उसको निकालना सीख ही लिया है। सिंपल है ना, सामान्य वाला तो सम अपॉन नंबर करना होता है, ये सबको पता है। तो पूरा माध्य को निचोड़ के खाना है, जो भी टाइप बनता है वो सब सीखना है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए। तो सर अगर हमें एक्स दे रखा है, यानी कि डेटा दे रखा है, और उसके रिलेटेड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि आपको उसकी आवृत्ति गिवन है, यानी कि आपको उसकी आवृत्ति गिवन है कि भाई अलग अलग आवृत्ति है, तो माध्य क्या होगा ये बताइए। तो सर ये माध्य होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन ऑफ एफ एन एक्स एन अपॉन समेशन ऑफ एफ एन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं करना, एक आपको अलग से कॉलम बनाना पड़ता है इन दोनों के गुणा का, जिसको हम कहते हैं एफ एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा, x1 f1, x2 f2, x3 f3, इस तरह से xn fn सबको जोड़ना है, और फिर जो ये फ्रीक्वेंसी का जोड़ आएगा उसको डिवाइड करना है। इस पे मैं सब पे क्वेश्चन कराऊंगा, बस एक बार फोकस कर लीजिए आप लोग। ये सब कुछ मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, मजा आ जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये जितने भी आ रहे हैं ये सब टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, फोड़ दोगे तुम, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो बस तरीके से करेंगे, लेकिन और ये सारा माध्य है, माध्य का अलग क्लास में पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, जिससे कि रायता ना फैले, वरना फिर रायता फैलने में समय नहीं लगता है। तो मीन निकालने का मतलब समझ में आया कि अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और आपको उसके संगत आपको मान की फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, एफ एक्स का सम अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम। क्लियर है भाई? चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है इसमें, आपके कभी कभी इसमें क्या आ जाता है, वर्ग इंटरवल भी आपको देखने को मिल जाता है ना, जहां पर आपके सामने बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं और जहां पर आप तकलीफ में भी आ जाते हैं कभी कभार। तो मैं ये कहता हूं, अगर मान लो बड़ा बड़ा डेटा आ गया, एक्स और एफ का आपका जो डेटा है वो काफी बड़ा बड़ा आ गया। देखो मैं बताता हूं, जैसे कि मान लो मैंने दे दिया एग्जांपल के तौर 15, मैंने दे दिया 25, मैंने दे दिया 18, मैंने दे दिया 17, मैंने दे दिया 19, मैंने दे दिया 25, मैंने दे दिया 15, मैंने दे दिया 39, दे दिया मैंने, ऐसे ही बना दिया। डेटा है, मैंने अपनी मर्जी से बनाया, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा डेटा आ गया तो स्टूडेंट को तकलीफ होगी नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? अगर मुझे मान लो मीन निकालना है, और आपको मैंने इतना बड़ा बड़ा खतरनाक डेटा दे दिया, तो बच्चा कहेगा सर मैं कैसे करूं इस क्वेश्चन को भाई। तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका कि भाई ना तो हमसे एफ एक्स निकल पाएगा, और जल्दी जल्दी करना हो तो जेएसएम सुना है क्या? तो जेएसएम यही आता है और वही यूज होता है कल्पित माध्य के तौर पर भी। तो चलिए मैं उसी को लगाना सिखाऊंगा। आपको क्या पता है जेएसएम के बारे में? आपको क्या पता है? सर हम इसमें से कोई भी मान चुन लेंगे, बताओ आप क्या चुनोगे? मान लिया कि इसमें से जो डेटा है मैंने मान लिया माध्य 19 है, कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने मान लिया कि माध्य 19 है, प्लस लगा दो। अब क्या करना है, वही जो आप सीखते आ रहे हो, 19 का इससे कंपेयर कराया, माइनस का 4 आया, 19 का इससे कंपेयर कराया, माइनस का 1 आया, क्योंकि ये ही तो आपकी माध्य का यहां माध्य जो होगा वो यहीं से आएगा। ये तो फ्रीक्वेंसी है, जो ऊपर रेशो होता है ना जिसको हम यूज करते हैं, ये वही है, ये फ्रीक्वेंसी जो है। अब आ रहा है समझ में? इतना बड़ा फॉर्मूला बना के दे दिया आपको, जेएसएम का फायदा मिल रहेगा। देखो यहां पर 19 से 0, ठीक है, और 19 से यहां पर करेंगे तो माइनस का 4। क्या बात है, कोई दिक्कत आपको? गुरुजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं क्या करूं, अब ये 19 का -4 इंटू 25 करूंगा तो कितना आ रहा है, माइनस का 100, क्योंकि इस -4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 बार। इस -1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, माइनस का 17, क्योंकि 1 17 बार आ रहा है।
जीरो खत्म, 39 इंटू 4 अपॉन, अपॉन क्या होगा, अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। बस इतना सा ध्यान रखना, अपॉन क्या होने वाला है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होने वाला है। जो अब रेशो को डिवाइड करते हैं ना, केक कटेगी सब में बटेगी, तो ये सब में बटने वाला खेल ये है। तो 25 और 25 50, 50 और 10 60, 67, 67 और 30 क्या कहते हैं 90, 67 और 30 97, और 97 और 9 106। ठीक है, तो यहां पर आपको किसका डिवाइड करना है, 106 का। सॉल्व करते हैं, यही आपका आंसर निकल कर आने वाला है ना। सर 19 कैसे ले लिया यार, ये जेएसएम में आपको सिखाया था, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं बीच की। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि 96 ही क्यों ले लिया सर आपने, है ना, कोई भी वैल्यू आप उठा सकते हो। 156 प्लस 117 273 बटे 106, तो ये आ रहा है माइनस का 2.57, तो इसमें से करेंगे 19 में से माइनस, तो ये निकल कर आ रहा है 16.42। ये आपका लगभग आपका आ जाएगा माध्य निकल कर 16.42। ठीक है, 19 ले लिया सर, देखो कोई भी ले सकते हो आप, इसमें से कोई भी डेटा आप ले सकते हो, कुल मिलाकर लगाना जेएसएम है। क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन है ये जेएसएम ही। आप समझदार है ना, ये फ्रीक्वेंसी क्या काम आती है, और आप उससे सॉल्व करके देख लो, चाहे इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, फिर इनको जोड़ लो, 106 कर लो, प्रोसेस वही है, आप फील तो करो, प्रोसेस वही है। ठीक है, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं भाई, अच्छा लग रहा है, सभी विद्यार्थी लाइक करते रहें, ये आपको वही चीज बता रहा हूं जो पेपर में आने वाली है। चलिए सर, अब एक चीज और आती है काम में, बोले क्या, इंटरवल। अगर आपको वर्ग अंतराल दे दें तो माध्य कैसे निकालेंगे, अगर आपको वर्ग अंतराल दे दें, यानी कि आपको क्या दे दें, क्लास इंटरवल, तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो आपको दे दिया 0 से 5, 5 से 10, या फिर मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से आपको क्या दे दिया, क्लास इंटरवल दे दिया, और आपको दे दी क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे कि दे दी, मैंने मान लिया 5, मैंने मान लिया 10, मैंने मान लिया 8, मैंने मान लिया क्या कहते हैं अपने पास में मतलब 6 मान लो, चलो ठीक है। तो मुझे आप बताओ मीन क्या होगा, माध्य क्या होगा, निकाल के बताओ, चलो क्या होगा माध्य। बताइए, हाँ फ्रीक्वेंसी तो आपको ऐड, तो आपको क्या करना होता है, यहां एक काम करना होता है, बोले क्या करना होता है सर, एक मिड वैल्यू निकालनी होती है, मध्यमान। क्या निकालना होता है आपको, मध्यमान निकालना होता है। ठीक है, सौरभ पंचोरी कह रहे हैं सर मेंसुरेशन कब कराओगे, मोस्ट नीडेड। सौरभ 4-5 बार हो चुका है मोस्ट नीडेड वाला काम, अब आप पता नहीं कब पढ़ोगे डियर, कौन से नंबर पे पढ़ोगे आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, हमेशा से ही। तो देखिए यहां मध्यमान क्या निकलेगा, 5, यहां निकलेगा 15, यहां निकलेगा कितना 25, और यहां निकलेगा 35, तो ये आपका मध्यमान हो गया। तो आप निकाल सकते हो, अब जब आपके पास ये है तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर बैक में +4 होगा, कहां पर +4 होगा डियर, कहां पर होगा +4। ठीक है भाई, इससे कंपेयर कराना होता है, ठीक है, इसका तो -4 ही तो आ रहा है, ये कितना कम है, -4, ये भी तो -4 कम है, ज्यादा होता तो ज्यादा लिखते। दिमाग लगाओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। देखो तो ये आपका मध्यमान आ गया। अब मीन निकालने के दो तरीके हैं, बोले कौन कौन से, एक तो आप लगा सकते हो f(x)/f, कोई दिक्कत ना साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है,
15 और 8 23 और 6 29, 15 और 8 23 और 6 29, ठीक है। और आप एफ एक्स निकाल के भी कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये आ गया भाई, एफ एक्स निकाल दिया सर मैंने, कितना आया 25, 15 इंटू 10 150। अब आसान डेटा है तो कर लो, 25 अट्ठे 200 और 35 इंटू 6 करेंगे तो 7 210। तो सबको जोड़ने वाला कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास कितना निकल कर आएगा, ये सबको जोड़ने पर एफ एक्स करने पर कितना निकल कर आ रहा है 150 और 200 350, 350 प्लस अपने सामने निकल कर आएगा 210 प्लस 25 585, ठीक है। तो 585, तो ये कितना निकल कर आया 585। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये भी हो सकता है 585/29, ठीक है। लेकिन आपको ये देगा एरर। अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा भाई हो चुका है, जाकर प्लेलिस्ट में देखो जो जो चैप्टर हो गए हैं ना सारे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि क्लास इंटरवल की जब आप बात कर रहे हो सर, तो आपको एक कल्पित माध्य भी बताया गया है, उस कल्पित माध्य को भी आप सीख लीजिए क्या होता है। वो आपका क्या है जेएसएम। जेएसएम क्या कहता है, एक तरीके से समझना मेरी बात, आप यहां से क्या चुनना चाहते हो बताओ, आपकी चॉइस है। हाँ मीडिया वाइल ये वही वाला चीज आ गया, आपकी चॉइस है। अब आपने मध्यमान निकाल दिया, अब आपका इसका काम खत्म हो गया। अब आपकी चॉइस है, आप इसमें से क्या चुनना चाहते हो। तो मैंने चुन लिया यहां से 25। सर मैं तो मानता हूं कि 25 आ जाना चाहिए, ठीक है मान लिया मैंने 25, अपनी मर्जी है, मैं 15 भी मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी मानिए, बस कंपेयर आपको फिर इससे करना है 15 से। अब आपने 15 ले लिया सर, ठीक है। अब मैं 15 यहां पे कंपेयर कराने गया तो कितना निकल कर आया -10, यहां पर किया तो 0, यहां पर किया तो कितना हुआ +10, और यहां पर किया तो कितना हो गया +20। कोई दिक्कत। इसके संगत फ्रीक्वेंसी कितनी है -50, 0। तो देखो पहला वाला आया -50 +0 प्लस 10 इंटू 8 +80 प्लस 20 इंटू 6 120। और यहां पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि केक कटेगी तो सब में बटेगी 29 की 29 में। तो कितना आया 15 प्लस यहां से मैं कर सकता हूं, ये निकल कर आया 150/29। अब आप सॉल्व कर लो, स्वतः ही सॉल्व करके देखो क्या सेम आ रहा है क्या, देखो आप खुद सॉल्व करके। तो मैं जब 585/29 करता हूं तो मेरे पास 20.72 कुछ 17 निकल कर आ रहा है, और मैं 150/29 करता हूं प्लस 15 करता हूं तो भी मेरे पास 20 पॉइंट निकल कर आ रहा है, तो सेम ही आएगा। समझ में आ रही है बात, मजा आ गया। तो दोनों ही तरीके आपके पास हैं और दोनों से ही आप कर सकते हो, सेम ही आपका आंसर देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। मजा आ गया डियर, सीख गए। यही सिखाना चाहता हूं कि डेटा, अब ये वाला जो चीज है, बड़े बड़े डेटा भी होंगे ना, क्योंकि हर बार आप गुणा नहीं कर सकते हो, और हर बार आप फ्रीक्वेंसी का डिवाइड तो कर लोगे, लेकिन गुणा करने में दिक्कत आएगी, फिर उसको जोड़ो, इतनी माथापच्ची नहीं होती है। डायरेक्टली जेएसएम लगाओ, और ये एग्जैक्ट है जो कि आपका निकला है ना। थोड़ी बहुत एरर चलती है सब चीजों में, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है सेम आ रहा है। चलिए, तो समझ में आ गया मीन का, आज आपको सारा मतलब समझ में आ गया। चलिए, इस पे हम क्वेश्चन काफी करने वाले हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं वेरिएंस की, क्योंकि वेरिएंस किससे रिलेटेड है, वेरिएंस भी तो आपका मीन से ही रिलेटेड है, तो इसलिए वेरिएंस भी तो इसी की कंसीडरेशन में आएगा। वेरिएंस एवं मानक विचलन, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एवं मानक विचलन, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, और यहां पर बहुत सारी चीजें हम प्रूफ करेंगे और बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर, और आराम से पढ़िए, ठीक है। चलिए, अब मानक विचलन क्या होता है, क्या तरीका है इसका। आपको सिंपल सी बात है, मानक विचलन को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट, प्रसरण को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और मानक विचलन को सिग्मा से। ये इनका
स्टैंडर्ड नोटी मतलब सिंबल है जिससे कि हम इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है, समझ लेना, पहली बात बता रहा हूं, समझ लेना, जो दिया गया डेटा होगा उसका माध्य से अंतर, ये जो बार लिख दिया ना इसका मतलब माध्य होता है। अभी बताया है पूरी की पूरी लैंग्वेज में आपको ये बताया है कि ये माध्य होता है, ये माध्य होता है, तो ये नोटेशन मान लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। चलिए, वैसे मैं लिखूंगा अपॉन एन, ठीक है, सम होगा सभी दिए गए डेटा का और उसका स्क्वायर होगा। सिंपल समझना, यहां पर आपका x क्या है, आपका x आपका दिया गया जो डेटा है वो है, x बार आपका क्या है, x बार आपका क्या है, आपका माध्य है यानी कि मीन है, और n आपकी वही जो डेटा का अपने पास जो भी कितना डेटा है, क्या डेटा पड़ा हुआ है, डिपेंड्स फ्रीक्वेंसी पे भी करेगा, जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो फ्रीक्वेंसी आएगा, है ना। चलिए, तो कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए, तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा तभी समझ पाएंगे डियर, यही की यही एग्जांपल समझाना चाहता हूं आपको। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लूंगा, ज्यादा टेंशन वाला नहीं लेंगे। 5 ले लिया, 15 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है, और आपके सामने 20 ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया अपन ने कितना, 25 ले लिया, मान लो आसान आसान सा लिया है। आपको ये डेटा मैंने दे दिया, इस डेटा का मुझे आप क्या निकाल के बताएं, वेरिएंस निकाल के बताएं, इस डेटा का आप मुझे वेरिएंस निकाल के बताएं। सर कल टीसीएस की एप्टीट्यूड टेस्ट थी, सारे क्वेश्चन आपने लिए हुए क्वेश्चन से आए। अनंत, कॉलेज वाली की बात कर रहे हो क्या अनंत, कॉलेज में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हाँ तो आने ही है यार, कैसी बात कर दी यार। चलिए, अरे मेहनत करो, चलो और मेहनत करो, कुछ भी छूटेगा नहीं, बोला था पहले दिन से। अब आराम से देखिएगा। सर पहले मैं माध्य निकालूंगा, आपने कहा था माध्य निकाला तो कितना आया, 5 और 10 20 और 20 30, 20 और 20 40, 10 50, 50 और 25 पॉइंटों में जा रहा है क्या, बस वो नहीं होना चाहिए, मैं उससे ही थोड़ा सा बच रहा था, पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए। कितना आ रहा है माध्य, 5 + 15 + 10, नहीं पॉइंट में तो कैसे जाएगा, +25 बटे 5, 15 आ गया भाई, तो ये आ रहा है 75 बटे 5, 15 आ गया, ये माध्य आ गया। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देखो गूढ़ अध्ययन किया करो कोई भी चीज का, यानी कि घुसकर अध्ययन करना है। देखो समझने की कोशिश करो। सर एक्स मतलब सर डेटा, यस, और कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई टेंशन मत लो क्योंकि वैसे भी स्क्वायर है, ओके रिलैक्स। सो सिंपल क्या करना है, पहले डेटा से कंपेयर किया, 10 आया, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0, 5 आया, 10 से कंपेयर किया 15 का, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 आया, माइनस प्लस की टेंशन नहीं 25, फिर 10 आया 100, वेरी गुड, क्योंकि आपने वो वाला काम कर चुके हो, बाबा ऊपर वाला काम कर चुके हो कि अंतर भी निकाल दिया आपने दिमाग में और स्क्वायर करके जोड़ भी दिया, क्योंकि ये सम का ऑप्शन होता है, मतलब ये सम का सिंबल है, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो ये किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर के, सिंपल। तो ये किसके बराबर है, ठीक है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं 125, ये कितना हो गया अपने पास 150 और 100 250, तो मेरे पास निकल कर आया कितना, सिग्मा स्क्वायर बराबर हो गया 50। कितना निकल कर आ गया है, वेरिएंस निकल कर आ चुका है मेरे पास 50, तो मैंने यहां पर प्रसरण निकाल दिया 50, कितनी अच्छी बात है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पूछूं तो, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पूछूं तो कितना होगा, मानक विचलन कितना होगा, मानक विचलन अगर मैं पूछूं तो कितना होगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं पूछता हूं मानक विचलन तो कितना होने वाला है, कमॉन 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 कमॉन, जल्दी से मुझे आंसर दो।
मानक विचलन कितना होने वाला है? सर ये तो और ज्यादा आसान है, बस इसका रूट ले लो, क्योंकि सिग्मा जो होगा वही मानक विचलन होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5√2। मानक विचलन कितना हो गया? 5√2। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि प्रसरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि कितना होता है? प्रसरण गुणांक क्या होता है? सर ये भी बता दो, मानक विचलन अपॉन मीन इंटू 100। नोट डाउन करो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जल्दी से बताओ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, चलिए नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट, बहुत बढ़िया। तो क्या हम ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था आपका? 5√2 था, और मीन कितना निकल कर आया? मीन निकल कर आया मेरे पास 15 इंटू 100। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 5 दिया 15 यानी कि 1.414/3 इंटू 100, यानी कि अगर मैं इसको पूरा लिखता हूं तो ये हो जाएगा 141.4/3। तो 3 चौके 12, 2 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, यानी कि 47.1% के करीब अपने पास क्या निकल कर आने वाला है? आपका निकल कर आने वाला है कितना? ठीक है, 47.1% के करीब आपका निकल कर आने वाला है। ठीक है, जो कि क्या होगा? आपका प्रसरण गुणांक होगा, जो कि किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। नोट डाउन कर लो, हर एक चीज क्वेश्चन बना रही है आपके लिए। भाई मजा आ गया क्या? सच्ची सच्ची बताना, क्लासिक चीज समझ में आ गई? अभी आप टेंशन ना लीजिए, इस पर हम कल बहुत सारी बातें करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आज का टास्क आपका क्या है? कल जरूर 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 आपको कंटिन्यू पढ़ना है ये चैप्टर, क्योंकि 3 से 4 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर हल्के में मत लो। और मेरी बात सुनो, इस वीक मैं आपके लिए सरप्राइज ला रहा हूं। शुक्रवार को मैं करीबन 4 बजे एक सेशन लूंगा। शुक्रवार को मैं 4 बजे एक सेशन लेने वाला हूं, जहां पर मैं आपको कराऊंगा 3:45 बजे, है ना, 3:30 पौने 4 बजे एक सेशन लूंगा, जहां पर मैं आपको ऑल टाइप सिंप्लीफिकेशन कराने वाला हूं। क्या विचार है आपका? ऑल टाइप सिंप्लीफिकेशन यानी कि हर टाइप के 4-4 क्वेश्चन, सारे टाइप के। सो जल्दी से मुझे इसके बारे में आप बता दीजिए, मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो, मैं जितनी भी मेहनत आपको करा सकता हूं, यानी कि कल ही कराऊंगा, क्योंकि कल ही शुक्रवार है। सो काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। तो मैं तो फुल मेहनत कर रहा हूं, आप भी करिए। देखो, जो विद्यार्थी मेरे से जुड़ा हुआ है ना, उसके लिए जान तक हाजिर है। बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, जिसे मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं कि रिजल्ट निकलेगा आप लोगों से ही निकलेगा। मुझे उन लोगों से बिल्कुल मतलब नहीं। देखो, जो लोग मेरे से यहां पर पढ़ते हैं ना, मैं उनको रिजल्ट देने का बिल्कुल 100% दावा करता हूं। कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहिए, ये सारे क्वेश्चन करके देखना। कल हम पूरे क्वेश्चन करेंगे और कल माध्यिका भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी 12:30 बजे अलजेब्रा का टेस्ट होगा, उसमें आपसे मैं मिलने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी टेंशन ना लें और एनालिसिस कर लें। एनालिसिस के लिए क्वेश्चन जरूर भेजें डियर। मैं आपको आज भी लिख के दे रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो पूरे भारतवर्ष में मैं आपसे यह दावा करता हूं कि आप जो मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, वो आपका एक भी पेपर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप अलग अलग स्टेट के किसी भी बच्चे से उठाकर पूछ लीजिए, अगर जो यहां पढ़ रहा है उसके पेपर में वो क्वेश्चन मिलेंगे। और यही आपकी मेहनत होती है और यही मेरी मेहनत भी है। अगर मैं आपको डरा डरा के वो खतरनाक क्वेश्चन कराऊं जो पेपर में आएंगे ही नहीं, तो उनको सीखने का कोई लेना देना ही नहीं है। पढ़िए वो जो पेपर में आए, क्योंकि सिलेक्शन वो करवाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि सब चीज सोच समझ के मैं आपको फैसला लेता हूं। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का ले लिया, कल ले लिया तो करवाऊंगा, ये मेरा दावा है। तो आपको कैच द मैथ तो लेना भूलना ही नहीं है, क्योंकि कैच द मैथ बहुत ही क्लासिक सेशन है। इवन अपने आप स्कोर बूस्ट हो जाएगा आपका पेपर में।
जब आप बाहर निकलोगे तब एक बार आप जरूर याद करोगे, और इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। अनअकैडमी पर होता है ये सेशन रात को 8 बजे और डेली हो रहा है। लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिलेगा। साहिल 10 आपको कोड लगाना है और एसएससी एग्जाम पर जाकर स्पेशल क्लास पर जाना है। मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल पे चले जाना और मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। स्पेशल क्लास पर चले जाना, सी ऑल पर चले जाना और 8 बजे वाली क्लास देखकर जाना। जितने भी विद्यार्थी हैं, होने वाली क्लासेस और हो चुकी क्लासेस दोनों देखकर जानी है, जितना भी आप देख सको। तो विद्यार्थी तो यार बाइक पे बैठे बैठे पेपर देने जा रहे हैं और वीडियो देख के जा रहे हैं वास्तव में। चलिए, तो ये बड़ी बात है। और जो भी विद्यार्थी मेरे से सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करना चाहता है, मैंने तैयारी शुरू करवा दी है। आप लेट हो चुके हो थोड़ा सा, लेकिन अगर अभी भी आप जुड़ना चाहते हो तो बूस्टअप मार सकते हो। मैं पूरा सहयोग देने वाला हूं। मेरा फाउंडेशन कोर्स और मेरा सीएचएसएल बैच दोनों आपको मिलेगा कंप्लीट और डिटेल अर्थमेटिक एडवांस के साथ में। ज्वाइन करिए एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फोड़ दीजिए सभी सब्जेक्ट का पेपर, क्योंकि आपको मिलने वाला है सभी सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में। कोड आप साहिल 10 लगाएंगे, डिस्काउंट के लिए लगाएंगे और मेरे कोर्स से कनेक्ट होने के लिए। तो जुड़िएगा आज ही मेरे साथ। सिंपल वे है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, एसएससी एग्जाम में मेरा कोर्स चलता है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, 2-2.5 घंटे मेरी क्लास होती है और 12 महीने और 24 महीने का लेकर साहिल 10 कोड लगाकर अप्लाई कर देना, डिस्काउंट मिल जाएगा 10% ऑफ एक्स्ट्रा, ठीक है। अन्य किसी कैटेगरी में लेना चाहें तो भी आप साहिल 10 कोड से डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, कॉम्बो भी है। तो थैंक यू सो मच। 12:30 बजे मिलता हूं। टेक केयर, लव यू ऑल। और कराऊंगा एनालिसिस 2:15 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मैं आपका ध्यान रखूंगा। वो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, वो मेरी टेंशन है कि कैसे आपका स्कोर बढ़ेगा। लेकिन कंटिन्यू जुड़े रहें। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप कंटिन्यू ही नहीं है। अगर आप वो है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती है। आप सही जगह हैं, ये मैं आपको दावा करता हूं। आप बस बढ़िया मेहनत करिए मेरे साथ में मिलकर। टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं 12:30 बजे। तब तक के लिए मस्त रहिए। थोड़ा सा टाइम बचा है।